यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम संस्था का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने समिति का अध्ययन किया था, उससे पहले हमने समुदाय का अध्ययन किया था और उससे पहले हमने समाज का अध्ययन किया था। संस्था भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जिस प्रकार समाज, समुदाय, समिति है, उसी प्रकार संस्था भी एक ऐसा संगठन है जो व्यक्तियों का एक समूह होता है। संस्था के बारे में हम देखेंगे कि संस्था का क्या अर्थ है, क्या विशेषताएं हैं इसकी, और इसका समाज में उत्पत्ति क्यों हुई, इसके क्या क्या प्रकार हैं, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि संस्था क्या है। इंस्टीट्यूशंस। संस्था हम अपने दैनिक जीवन में कई बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, कई बार सुनते हैं। हमने इससे पहले समिति के बारे में पढ़ा था। तो समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो देखा था कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम इसकी स्थापना करते हैं, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। यानी कि समिति और संस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि समिति क्या है और संस्था क्या है। हमने पहले देखा था कि समिति तो एक व्यक्तियों का संगठन है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य यह है, जहां समिति व्यक्तियों का समूह संगठन था, वहीं संस्था व्यक्तियों का समूह संगठन नहीं होकर नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। परिवार एक समिति है जिसका मुख्य लक्ष्य यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतान उत्पत्ति, बालकों का पालन पोषण और सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विवाह नामक संस्था बनाई गई है। यानी कि परिवार एक समिति है, जबकि विवाह एक संस्था है। विवाह के द्वारा ही संतान उत्पत्ति होती है, बालकों का पालन पोषण होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखें तो संस्था का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था। हर्बर्ट स्पेंसर के बाद समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में भी इसका प्रयोग किया है। विभिन्न समाजशास्त्री द्वारा दी गई परिभाषाएं हम देखते हैं। मैकाइवर और पेज ने परिभाषा देते हुए इसको स्पष्ट किया है कि संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। गिन्सबर्ग कहते हैं, संस्थाएं व्यक्तियों या समूह के बीच संबंधों को निर्देशित करने वाली मान्य तथा स्थापित कार्य प्रणालियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगमन निम्कोफ कहते हैं, कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कॉन्क्लूजन निकालें, निष्कर्ष निकालें, तो कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य है। यानी कि संस्था नियमों का, विधि विधानों का, कार्य प्रणालियों का एक संगठित रूप है। इस प्रकार संस्था अमूर्त है। इस कारण हम समिति के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। बहुत अच्छी बात कही गई है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, क्योंकि समिति व्यक्तियों का समूह है, जबकि संस्था कार्य प्रणालियों का, नियमों का, विधि विधानों का संगठन है। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। वी बिलोंग्स टू एसोसिएशंस एंड नॉट टू इंस्टीट्यूशंस। संस्था की विशेषताएं अब हम देखते हैं। संस्था की विशेषताएं गिलिन ने बताई है। पहला, सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है। दूसरा, अधिक स्थायित्व। तीसरा, सुपरिभाषित उद्देश्य। चौथा, सांस्कृतिक उपकरण। पांचवा, प्रतीक। और छठा, परंपराएं। अब हमको डिटेल में देखते हैं। पहला, सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई, यूनिट इन द कल्चरल सिस्टम। प्रत्येक सांस्कृतिक व्यवस्था में अनेक संस्थाएं पाई जाती है जिनके माध्यम से मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कि ये एक सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई है। इस इकाई के द्वारा विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संस्कृति की विभिन्न इकाइयाँ जैसे कि विचार, विश्वास, लोकाचार आदि जब सुव्यवस्थित हो जाते हैं तब भी हम इनको संस्था कहते हैं। अधिक स्थायित्व, ग्रेटर परमानेंस, इसका स्थायित्व थोड़ा ज़्यादा होता है। जब कार्य के विशिष्ट तरीके अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर देते हैं तब संस्थाओं का विकास होता है, इसी कारण इनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। सुपरिभाषित उद्देश्य,
इनका उद्देश्य भी सुपरिभाषित होता है और जहाँ तक हो वहाँ तक लिखित में होता है। सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल इक्विपमेंट्स, प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ अभौतिक और भौतिक दोनों प्रकार के इक्विपमेंट्स पाए जाते हैं, उपकरण पाए जाते हैं। अभौतिक में है विचार, आदर्श, मूल्य, और भौतिक में है भवन, फर्नीचर, मशीन, दरवाजे, मकान, ये सब भौतिक उपकरण में आएंगे। सांस्कृतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। ये उपकरण संस्था को एक निश्चित रूप देते हैं तथा प्रभावपूर्ण इकाई बनाने में योगदान देते हैं। पांचवा है प्रतीक, सिंबल। प्रत्येक संस्था का भौतिक या अभौतिक रूप से अपना कुछ प्रतीक होता है, जैसे कि क्रॉस, ओम का निशान, सत्यमेव जयते, ये सब प्रतीक है, सिंबल है किसी संस्था के। परंपराएं, ट्रेडिशंस, प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित या अलिखित परंपराएं होती है, अधिकांश लिखित होती है, जिनके माध्यम से व्यक्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है। अब देखते हैं हम संस्थाओं के प्रकार। संस्थाओं के निम्न प्रकार हैं। पहली है सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा है आर्थिक संस्थाएं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तीसरा है राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। चौथा है धार्मिक संस्थाएं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। पांचवा है शैक्षणिक संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। छठा है मनोरंजनात्मक संस्थाएं, रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस। अब हम इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति और विकास कैसे होता है। एक बहुत अच्छा डायग्राम बता रखा है, इसके द्वारा संस्था का विकास कैसे होता है वो बता रखा है कि सर्वप्रथम व्यक्ति के विचार या धारणा आती है। सर्वप्रथम किसी एक व्यक्ति में किसी भी बात के लिए एक कंसेप्ट आता है, एक विचार आता है, एक धारणा आती है, आइडिया आता है, जिसको हम आइडिया कह सकते हैं। किसी भी बात के लिए कोई एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में एक आइडिया आता है। आइडिया से फिर यही आइडिया एक क्रिया का रूप ले लेता है, एक्शन हो जाती है, व्यक्ति की आदत हो जाती है। जब इस आदत की पुनरावृत्ति होती है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, उस क्रिया की, व्यक्ति की आदत की पुनरावृत्ति होती है, तो वो पूरे समूह की आदत बन जाती है, ग्रुप हैबिटेट हो जाता है, वो ग्रुप हैबिट बन जाती है, पूरे समूह की आदत बन जाती है। और जब उस समूह की आदत की सामूहिक पुनरावृत्ति होती है तो वो जनरीति बन जाती है, फोकवेज कहते हैं जिसको। जनरीति की जब समाज को, समाज में सामाजिक मान्यता मिल जाती है, समाज उसको सामाजिक मान्यता दे देता है, तो वो प्रथा कहलाती है, प्रथा बन जाती है, वो कस्टम बन जाती है। और जब प्रथा में जन कल्याणकारी भावना आ जाती है, लोक कल्याणकारी भावना आ जाती है, लोगों की भलाई की भावना आ जाती है, तो वो प्रथा लोकाचार या रूढ़ी बन जाती है। लोकाचार और रूढ़ी का जब निश्चित ढांचा हो जाता है, निश्चित कार्य प्रणाली हो जाती है, तो वही संस्था का रूप ले लेती है। संस्था का विकास का यही अंतिम चरण है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पहले व्यक्ति के विचार या धारणा आएगी, एक आइडिया आएगा, उस आइडिया से एक्शन होगा, व्यक्ति की वो हैबिट बनेगी, व्यक्ति की हैबिट के बाद में वो ग्रुप हैबिट बनेगी, पूरे समूह की आदत बनेगी, फिर वो जनरीति बनेगी, जनरीति के बाद में उसको जब समाज मान्यता दे देगा तो वो प्रथा बनती है। प्रथा में जब जन कल्याणकारी भावना आ जाती है, लोगों के कल्याण की भावना आ जाती है, तो वो लोकाचार या रूढ़ी बन जाती है। और रूढ़ी का जब निश्चित ढांचा और कार्य प्रणाली हो जाती है तो वो संस्था बन जाती है। अब हम देखते हैं संस्था के कार्य व महत्व। फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसके 6 महत्व हैं। पहला, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। दूसरा, व्यक्तियों के कार्य को सरल बनाती है। तीसरा, व्यवहारों में अनुरूपता। चौथा, व्यवहारों पर नियंत्रण। पांचवा, संस्कृति की वाहक। छठा, परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण। संस्था के कार्य या महत्व जो है, पहला है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिल ह्यूमन नीड्स। जैसा कि नाम से ही, इस पॉइंट से पता चल रहा है कि संस्था के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दूसरा है व्यक्तियों के कार्य को सरल बनाती है, सिंप्लीफाई द वर्क ऑफ इंडिविजुअल्स। ये संस्था की स्थापना ही तभी की जाती है, हमने जब इसकी स्थापना देखी थी, तो जब इसमें जन कल्याणकारी भावना आ जाती है और एक ढांचा बन जाता है, तो संस्था का निर्माण होता है। इसके कारण व्यक्तियों के कार्य में ये सहायता प्रदान करती है, व्यक्तियों के कार्य को सरल बनाती है। तीसरा है व्यवहारों में अनुरूपता। संस्था के कारण सभी सदस्य निश्चित नियमों का पालन करते हैं और निश्चित नियमों के पालन के कारण उनके व्यवहार में एक रूपता रहती है, अनुरूपता रहती है, कन्फॉर्मिटी रहती है। चौथा है व्यवहारों पर नियंत्रण।
संस्था के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर भी नियंत्रण रहता है। ये एक सामाजिक कंट्रोल के रूप में कार्य करते हैं। पांचवा है संस्कृति की वाहक, व्हीकल ऑफ कल्चर। संस्कृति के जो है वो संस्था के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। यानी कि कहने का मतलब है संस्था संस्कृति की वाहक है, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। इसका परिवार बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं, परंपराएं, प्रथाएं, खान पान, वेशभूषा आदि को संस्थाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त होता है। संस्थाओं के द्वारा ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। अब है परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण, डिटर्मिनेशंस ऑफ स्टेटस एंड रोल। संस्था व्यक्ति की परिस्थिति या पद और उसी के अनुसार उसकी भूमिका या कार्य प्रणाली का निर्धारण भी करती है। इस प्रकार हमने देखा समिति और संस्था दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, दोनों एक से लगते हैं, लेकिन समिति व्यक्तियों का समूह है जबकि संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। थैंक यू।